हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी हब में स्वागत है। दिस इज़ आकांक्षा त्रिपाठी और आज हम इस वीडियो में भारतीय शिक्षा आयोग के कार्य, इसकी संस्तुतियाँ यानी कि क्या क्या रिकमेंडेशंस थे शिक्षा को लेके, और साथ ही साथ इसके मूल्यांकन पे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था और उसके उद्देश्यों के बारे में भी चर्चा किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की बात करते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग के कार्य। तो नए टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पुराने टॉपिक को एक बार रिवाइज़ करेंगे, जिससे एक माइंड सेटअप हो जाए और टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए एज ऑलवेज। तो चलिए, जैसा हमने उस दिन पढ़ा था कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 3 फरवरी 1882 को हुआ था और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर थे। और इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? तो मार्च 1883 को दिया था, जो कि टोटल 600 पृष्ठ का था और एक काफ़ी विस्तृत प्रतिवेदन था। तो ये ओवरऑल हो गया, हमने एक बार रिवाइज़ कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो जैसा कि हमारा टॉपिक था भारतीय शिक्षा आयोग के कार्य, तो इस आयोग के क्या क्या कार्य हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला कार्य था वुड के घोषणा पत्र का संपूर्ण विधिवत अध्ययन करना। यानी कि वुड घोषणा पत्र द्वारा जो शिक्षा नीति थी, यानी कि जो एजुकेशन पॉलिसी थी, जो 1854 में आया था, उसका कितनी सीमा तक अनुपालन हुआ और उसके थ्रू शिक्षा में क्या क्या सुधार हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, उसके बारे में जानना इस आयोग का मुख्य कार्य था। नेक्स्ट है हमारा, क्या इन्हें दोबारा दोहराया जा सकता है? यानी कि जो वुड घोषणा पत्र था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, क्या उसे दोबारा लागू किया जा सकता है, उस एजुकेशन पॉलिसी को? उसके बारे में जानना था। और नेक्स्ट पॉइंट था कि माध्यमिक व उच्च शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा तो बाधित नहीं हुई। यानी कि इस आयोग को पता लगाना था कि ऐसा तो नहीं है कि माध्यमिक व उच्च शिक्षा के दौरान, उसके विकास के दौरान हमारा प्राथमिक शिक्षा जो बाधित तो नहीं हो गया। तो उसके बारे में पता लगाना था। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक शिक्षा की उन्नति हेतु सुझाव। यानी कि प्राथमिक शिक्षा के उन्नति हेतु क्या क्या सुझाव हैं, क्या उसके विकास के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता है, उसको उपलब्ध कराना और उसके बारे में सुझाव देना इस आयोग का मुख्य कार्य था। और नेक्स्ट पॉइंट था कि मिशनरी स्कूलों की भूमिका और उद्देश्य। यानी कि भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु जो भी मिशनरी स्कूल थे, उनकी क्या भूमिका है और उसके संबंध में सरकार की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या नीति होनी चाहिए, उसके बारे में जानना इस आयोग का मुख्य कार्य था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सहायता अनुदान प्रणाली संबंधी जांच। यानी कि सहायता अनुदान प्रणाली जो दी जाती है, उसके संबंध में जांच करना और अपेक्षित सुधार हेतु उसमें सुझाव देना। तो ये ओवरऑल हमने देखा कि भारतीय शिक्षा आयोग के कार्य क्या क्या थे, ये हो गया। अब इस आयोग ने अनेक जो है शिक्षा के प्रत्येक स्तर पे अपने क्या क्या सुझाव दिए थे, उस पर हम एक बार चर्चा करेंगे। तो पहला, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित संस्तुतियाँ, यानी कि क्या क्या रिकमेंडेशंस थे प्राथमिक शिक्षा को लेके, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कि शिक्षा छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। यानी कि ऐसा शिक्षा होनी चाहिए, यानी इस आयोग का सुझाव था कि ऐसे शिक्षा की निर्माण होनी चाहिए जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, अर्थात जो है शिक्षा जो है उनके जीवन के लिए उपयोगी हो। और नेक्स्ट है कि शिक्षा का माध्यम देशी और प्रांतीय भाषाएं होनी चाहिए। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? देशी और प्रांतीय भाषाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट कि शिक्षा को केवल पढ़ाई के रूप में ना लेकर सामान्य शिक्षा के रूप में लिया जाए। यानी कि जो पढ़ाई शिक्षा है, उसको सिर्फ ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया और एग्ज़ाम तक ही उसको सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसको एक पूरा जो है ऐसे पढ़ना है जो कि सामान्य जीवन में भी उपयोगी हो और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, और जिसको जो है जिसमें बालक के मन पे कोई दबाव ना पड़े और उसको जो है एकदम एक इंटरेस्ट के साथ बालक उसको पढ़े। तो ये जो है आयोग का मुख्य सुझाव था प्राथमिक शिक्षा को लेके होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार और व्यवस्था का सरकार द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। यानी कि प्राथमिक शिक्षा का जो भी व्यवस्था हो वो किसके द्वारा होना चाहिए? सरकार के द्वारा होना चाहिए। तो ये ओवरऑल हमने देखा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित इस आयोग के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, उसके बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि
माध्यमिक शिक्षा से संबंधित इस आयोग की क्या क्या संस्तुतियाँ थीं। तो फर्स्ट हमारा है कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य कैसे होने चाहिए। ठीक, तो इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य बताया कि माध्यमिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन के लिए उपयोगी हो और सामान्य जीवन हेतु सफल शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु छात्रों के लिए क्या एक तैयारी हो, एक अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया माध्यमिक शिक्षा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन व वित्त कैसा होना चाहिए। यानी कि माध्यमिक शिक्षा का संपूर्ण कार्यभार का संचालन कुशल एवं धनी या कह सकते हैं प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला कि शिक्षक प्रशिक्षण, यानी कि शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु माध्यमिक शिक्षा में भी प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया गया। यानी कि इस आयोग ने जो है प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पे बल दिया है और साथ ही साथ प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना हेतु बल दिया है। तो ये ओवरऑल हो गया माध्यमिक शिक्षा से संबंधित क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, इसके बारे में जाना हम लोगों ने। अब आइए बात करते हैं कि उच्च शिक्षा से संबंधित क्या क्या संस्तुतियाँ थी, क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। तो पहला है कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए कि उच्च ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि उच्च शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि जिससे हम उच्च ज्ञान की प्राप्ति कर सकें, उच्च ज्ञान प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ विशिष्ट योग्यताओं का विकास हो हमारे अंदर और कर्तव्यों का ज्ञान हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्च शिक्षा व प्रशासन और वित्त, यानी कि उच्च शिक्षा का प्रशासन व वित्त। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा से संबंधित क्या क्या संस्तुतियाँ थी, यानी क्या क्या रिकमेंडेशंस थे उच्च शिक्षा को लेके। तो फर्स्ट है उच्च शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि उच्च शिक्षा कैसा होना चाहिए जिससे हम उच्च ज्ञान की प्राप्ति कर सकें, यानी कि उच्च ज्ञान ले सकें और साथ ही साथ हमारे अंदर जो है एक अलग एक विशिष्ट योग्यताओं का विकास हो और हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो। और नेक्स्ट इन्होंने बोला कि उच्च शिक्षा का प्रशासन व वित्त, यानी कि उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए और साथ ही साथ उच्च शैक्षिक संस्थाओं तथा महाविद्यालयों के प्रशासन तथा वित्त का संपूर्ण प्रबंध करने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत संस्थाओं पर दे दी। यानी कि इस आयोग ने कहा कि जो उच्च संस्थाओं की जिम्मेदारी है वो निजी संस्थाओं पर डाल दी। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला कि शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। तो उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने कोई शिक्षा का माध्यम पे ज़्यादा कुछ सुझाव नहीं दिया है, उन्होंने परोक्ष रूप से अंग्रेजी को ही मान्यता दे दी। और नेक्स्ट प्राध्यापकों की नियुक्ति पे इन्होंने क्या बोला। तो इस आयोग ने सुझाव दिया कि महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति करते समय यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त भारतीयों को ही नियुक्त किया जाए, यानी कि ऐसे टीचर्स रखे जाएं जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ से जो है एजुकेशन लिए हैं, उन्हीं को उच्च शिक्षा में जो है वो टीचर के पद पे नियुक्त किया जाए। तो ये ओवरऑल हो गया उच्च शिक्षा से संबंधित इस आयोग की क्या क्या संस्तुतियाँ थी। अब कुछ और शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या क्या सुझाव दिया था उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है स्त्री शिक्षा, सेकंड मुस्लिम शिक्षा एंड इन्होंने पिछड़े क्षेत्र की शिक्षा पे भी सुझाव दिया था और साथ ही साथ मिशनरियों की शिक्षा के संबंधित भी इनके सुझाव थे। तो पहला हम देखेंगे कि स्त्री शिक्षा पे इन्होंने क्या कहा था। तो इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि करने के लिए एक अलग बालिका विद्यालयों के निर्माण करने की बात की और साथ ही साथ उनको छात्रवृत्ति देने की बात भी की है और बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की बात की है। तो ये था स्त्री शिक्षा के लिए इनका सुझाव। अब बात करते हैं मुस्लिम शिक्षा के लिए इन्होंने क्या कहा। तो इन्होंने मुसलमानों के बच्चों के लिए एक अलग विद्यालय की बात की है, एक अलग विद्यालय की स्थापना करने की बात की और साथ ही साथ उन्हें छात्रवृत्ति देने की बात की है और उनके लिए भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है ताकि कोई भी बालक जो है शिक्षा से वंचित ना रहे। और नेक्स्ट इन्होंने पिछड़े क्षेत्र की शिक्षा पे क्या सुझाव दिए हैं। तो उन्होंने बोला इस आयोग का सुझाव था कि पिछड़े क्षेत्र के मतलब जितने भी पिछड़े क्षेत्रों में सरकार द्वारा जो है विद्यालय खोले जाने चाहिए और पिछड़ी जात हेतु जो है उनके लिए भी एक जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये जो है पिछड़े क्षेत्रों में जो है शिक्षा के बारे में बताया। नेक्स्ट है कि मिशनरियों में शिक्षा संबंधी क्या क्या सुझाव दिए थे। तो मिशनरियों के लिए उन्होंने कहा कि मिशनरी स्कूलों तथा भारतीय स्कूलों में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारतीयों की शिक्षा का भार मिशनरियों पर ना छोड़ा जाए। तो ये था ओवरऑल। कुछ और भी हमने जो है शिक्षा के स्तर पे क्या क्या इन्होंने अपने सुझाव दिए थे उसके बारे में देखा। अब आइए बात करते हैं
अब आइए इस आयोग के मूल्यांकन के बारे में करेंगे, यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग के मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशंस। ठीक है, तो ये चूँकि रिपोर्ट इस आयोग का रिपोर्ट काफ़ी विस्तृत था, 600 पृष्ठ का था, तो इसको अध्ययन करने में जो है काफ़ी मेरिट भी थे और डिमेरिट भी थे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मेरिट देख लेते हैं, यानी कि क्या क्या गुण थे। तो हंटर कमीशन ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि उसने वुड घोषणा पत्र, यानी जो 1854 में आया था, उसमें वर्णित भारतीय समर्थित सुझाव को ही अपने आयोग में पुनः दोहराया, और इन्होंने स्त्री शिक्षा, मुसलमान शिक्षा और पिछड़ी वर्ग की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। तो ये जो है इनकी पॉजिटिव चीज़ें थी, यानी कि मेरिट्स था। और इन्होंने साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों पर छोड़कर जन शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। ओके, तो ये कुछ मेरिट देखा हमने। अब डिमेरिट की बात करते हैं। तो डिमेरिट क्या था? तो पहला तो इनका मेन जो है दोष यही था इस आयोग का कि शिक्षा आयोग जो कि 25 साल पुराना था, यानी कि वुड घोषणा पत्र, इन्होंने पूरा ओवरऑल उसी का कॉपी किया था, यानी कि उसी को दोहरा दिया। इन्होंने कुछ खास परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि आपको भी पता है कि वुड घोषणा पत्र में ऑलरेडी हर शिक्षा के प्रत्येक स्तर पे बात की गई थी, तो इन्होंने भी वही सेम चीज़ जो है रिपीट किया हुआ था। और नेक्स्ट इन्होंने जो है अंग्रेजी भाषा व संस्कृत का वर्चस्व पूर्णतः बनाए रखा, और साथ ही साथ इन्होंने जो मुस्लिमों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था की बात की है, उससे जो है एक भेदभाव की जो है मन में एक भेदभाव का जो है बढ़ावा दिया, जो भेदभाव को बढ़ावा दिया। तो ये जो है इनके कुछ डिमेरिट भी थे। तो ओवरऑल ये हो गया आपका जो है, हमने देखा कि भारतीय शिक्षा आयोग का मूल्यांकन। तो ये था आज का आपका टॉपिक। तो भारतीय शिक्षा आयोग का होल चैप्टर हमने इन 2 वीडियोस में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है। होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।